गाइस, तो आप सभी तो मुझे जानते होंगे क्योंकि एमएस क्लासेस मेरा ही चैनल है और मैंने ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है केमिस्ट्री का आप सभी को। तो आज आप लोगों के लिए फीस के लिए फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाने आने वाले हैं जो न्यू हैं, उनका नाम प्रशांत सिंह है। तो प्लीज उन्हें वेलकम कीजिए और उनके साथ जुड़ के कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी को कैसा लगा उनका पढ़ाई, उनका कंटेंट, और प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हेलो गाइस, मैं आप लोगों को क्लास 9 फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरा पढ़ाया हुआ मेरा कंटेंट कैसा लगा आप लोगों को। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लास 11th में भी यूज होगा। जो भी आप मोशन पढ़िएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़िएगा, क्लास 11th में इसका बेसिक टर्म यूज होगा। क्योंकि जो भी बच्चा जेई, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें मोशन का यूज होने वाला है इसके बेसिक टर्म का, तो वो बेसिक टर्म हम लोग 9th से ही स्टार्ट होता है। तो जो भी बच्चा अगर जेई का तैयारी करता है, अगर वो 9th में उतना अच्छा से बेसिक टर्म्स जो है नहीं पढ़ रहा है, तो उसको आगे चलकर दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है। इसलिए इस चीज को आप लोग ध्यान से पढ़िए आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when it changes its position continuously with respect to a stationary object is called motion। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन लगातार चेंज करता है तो उसे हम लोग मोशन कहते हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं कि मोशन होता क्या है एक्चुअल में। तो मान लेते हैं कोई काठ है या कोई कार है, जो ही मान सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये ट्री नंबर 1 है, ये ट्री नंबर 2 है। मान लीजिए ये काठ है, यह कार मान लीजिए। कार की तरह दिख तो नहीं रहा है लेकिन आप लोग मान लीजिए। तो अगर ये काठ जो है, अगर ट्री 1 पास है कुछ समय के लिए, अगर अपना ये पोजीशन चेंज करके ट्री जो है, पेड़ जो है दूसरे के पास आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कुछ समय बाद। पहले पेड़ 1 पास था, अब पेड़ दूसरे पास आ गया है। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये काठ जो है मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू ट्री। ट्री के रिस्पेक्ट में जो है ये काट मोशन में है। तो और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड जो है ट्रेन में बैठा हुआ है और उसी का जो है फ्रेंड जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। तो अगर ट्रेन चलता है तो जो प्लेटफॉर्म पर आपका जो फ्रेंड खड़ा है, तो वो बोलेगा कि जो आपका फ्रेंड बैठा हुआ है ट्रेन में, तो वो बोलेगा कि ट्रेन चल रहा है तो वो मोशन में है। लेकिन वही अगर हम लोग जो आपका फ्रेंड जो है ट्रेन में बैठा हुआ है उससे पूछेंगे कि जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो रेस्ट में है या मोशन में, तो वो बोलेगा वो मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू मी। और जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो बोलेगा वो मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू मी। तो मोशन जो होता है एक रिलेटिव टर्म होता है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि रिलेटिव टर्म होता क्या है। रिलेटिव टर्म जो होता है किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। यही सब जो छोटा छोटा टर्म है बहुत दिक्कत करता है आगे जाकर, तो इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह समझिएगा। तो मोशन तो आप लोग समझ गए कि किसी भी रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई पोजीशन अपना कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है तो उसे हम लोग मोशन कहते हैं। और रेस्ट देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, और विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब है कोई देख रहा है, जो देखने वाला है वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो मान लीजिए अगर ये काट है, अगर हम लोग रिस्पेक्ट टू टाइम देख लें, टाइम के रिस्पेक्ट में देखें कि अगर मान लीजिए ये जो काट है सुबह के 10 बजे अगर ये ट्री 1 पास है, ठीक, और सुबह के जो 11 बज गया तो उस समय भी ये काट यहीं पर है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये काट जो है रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्री। तो टाइम के रिलेटिव, जैसे 10 से 11 बज गया लेकिन इस कार का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग बोल देंगे कि ये रेस्ट में है। समझे? तो रेस्ट भी एक रिलेटिव टर्म होता है। किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है किसी के रिस्पेक्ट में, या स्टेशनरी बॉडी कह दीजिए, स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में। स्टेशनरी बॉडी कहने का मतलब अगर कोई रुका हुआ बॉडी तो उसे हम लोग मोशन कह देंगे। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है लगातार, तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो हम लोग बोल देंगे कि वो रेस्ट में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज है कॉन्टिन्यूअसली।
अगर कॉन्टिन्यूअसली नहीं चेंज करेगा इसका मतलब है कि हम लोग उसको मोशन में नहीं बोलेंगे या रेस्ट में नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूअसली कहने का मतलब है एक फ्रेम ऑफ टाइम ले लिए, मतलब 10 बजे से 11 बजे के बीच हम लोग ले लिए। अगर मान लीजिए हम पूछ लिए कि 10 बजे एकदम एग्जैक्ट 10 बजे क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो रेस्ट में है, 10:30 बजे रेस्ट में है। तो एक फ्रेम ऑफ टाइम ले लिए कि इतना टाइम के बीच में। अगर मान लीजिए ये कार्य हुआ कि 10 बजे हल्का मोशन में है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें 1 घंटा के बीच तो रेस्ट में रहा है, इसका पोजीशन थोड़ा मोड़ा एकदम चेंज हुआ, ज्यादा भी नहीं, तो हम लोग इसको रेस्ट में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो है कॉन्टिन्यूअसली नहीं ना चेंज कर रहा है, किसी पॉइंट पर मान लीजिए 10:30 बजे एकदम रुका हुआ है ये, तो इसलिए हम लोग बोले कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका पोजीशन नहीं चेंज होना चाहिए, या विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब हम लोग आते हैं फिजिकल क्वांटिटी कि आखिर में फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा कोई भी दुनिया में क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सके उसमें हम लोग फिजिकल, जैसे चावल को हम लोग तौल सकते हैं, गेहूं को भी तौल सकते हैं, और दूध को लीटर में लेते हैं, तो उस सब फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है। कोई भी क्वांटिटी, जो भी चीज हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं आपके एग्जामिनेशन में, स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सब डिफिनेशन आता है, तो इस डिफिनेशन को रटिए मत। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है या मोशन में है, तो इस सब को समझ के रखिए कि आप लोग अपने वर्ड में भी लिख सके। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी जो मेजर कर सके क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी को जो है 2 भाग में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये सब जो है बेसिक टर्म 11th में आप लोग को बहुत हाईली में पढ़ना है, हाई लेवल पर पढ़ना है मतलब। तो इस टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिएगा कि आखिर में ये टर्म्स कहना क्या चाहता है। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, इस पर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी जो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम लोग स्पीड को बोलते हैं, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और भी बहुत सारे क्वांटिटी हैं जो आप आगे चलकर पढ़ेंगे क्लास 11th में स्केलर वेक्टर में। लेकिन अभी हम लोग को यही बस पढ़ना है। तो मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हम लोग समझते हैं, मैग्नीट्यूड होता क्या है, डायरेक्शन क्या होता है। तो जैसे स्पीड हम लोग मान लेते हैं, स्पीड तो सब सुना होगा, जैसे बाइक चलाते हैं तो बोलता है कोई कि हम 60 की स्पीड से गए हैं, कोई 80 की स्पीड से गए हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा है जो 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रहा है, ठीक। तो 60 यहाँ पे जो हो गया ना 60, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपका मैग्नीट्यूड दर्शाया 60। लेकिन अगर हम बोले कि किस डायरेक्शन में गया, कोई बोलता है ना कि हम गांधी मैदान गए, तो जैसे मान लीजिए कोई बोला कि ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, नॉर्थ में गया, तो यहाँ पे अगर बोल दिए कि भाई तुम 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, तो कहाँ चला, तो बोल दिया अगर कि ईस्ट में चल गया, तो हम बोले ईस्ट, तो ईस्ट यहाँ पे डायरेक्शन हो गया। तो कोई भी जो है स्केलर क्वांटिटी है उसके पास ये डायरेक्शन नहीं होता है कि हम लोग ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, किधर भी गए, जो भी डायरेक्शन बहुत सारा होता है ना, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट, उसका सब पार्ट। तो इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर। जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस हो गया भाई, डिस्टेंस मान लीजिए 40 किलोमीटर, पैदल गए हम 40 किलोमीटर घूमने, तो डिस्टेंस हो गया 40 किलोमीटर। इसके तो ये हो गया डिस्टेंस आपका 40 किलोमीटर, और स्पीड हो गया 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो होता है इसमें जो होता है हम लोग को स्केलर में पता ही नहीं चलता है कि मतलब वो किस डायरेक्शन में गया, सिर्फ हम लोग को मैग्नीट्यूड पता चलता है कि वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा चला या कितना किलोमीटर गया, समझे। अब आते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे वेलोसिटी एग्जांपल में, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और बहुत सारे हैं। तो मान लीजिए हम मान लेते हैं वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को d से, समझे। तो वेलोसिटी मान लीजिए है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया 20 किलोमीटर वेलोसिटी, और ईस्ट डायरेक्शन हो गया। तो जब भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्शन डिनोट करते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति आवर कहाँ गया भाई, ईस्ट में गया या वेस्ट में गया, समझे। आप 11th में पढ़िएगा कि ईस्ट, ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन को हम लोग डिनोट भी करते हैं, आई जे के कैप से डिनोट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी को डिटेल में और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस होता क्या है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं। तो अब एसआई यूनिट्स का देखते हैं। एसआई यूनिट मीटर होता है,
उसका सिंबल हम लोग एस से डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, और डिस्टेंस कभी भी जो है ना जीरो नहीं हो सकता है, और ना ही ये भी बात याद रखिए कभी नेगेटिव हो सकता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम, और सिंबल देख लीजिए हम लोग इस डिस्टेंस को एस से, स्पीड को वी से, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई कार है यहाँ से 5 किलोमीटर चला, ठीक, और फिर 5 किलोमीटर वापस आया, ठीक है। कोई कार है, मान लीजिए कोई कार है, वो 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापस आया, तो डिस्टेंस ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है, तो ये जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो टोटल अगर पूछा जाएगा कि कितना किलोमीटर कोई कार चला, तो हम लोग बोलेंगे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला। तो वो यही बताता है डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वापस भी आएगा तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गया। लेकिन वही अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन अलोंग विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ये दिखाता है। ये पूरे पाथ को नहीं, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। जैसे मान लीजिए कोई जो है 5 किलोमीटर ऊपर चला, मान लीजिए 3 किलोमीटर ऊपर चला और 4 किलोमीटर इधर चला, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऊपर 3 किलोमीटर डिस्टेंस चला और 4 किलोमीटर नीचे चला, तो टोटल ये कितना चला। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो सीधे ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इसको मिला देंगे, बोलेंगे कि टोटल जो है इतना चला। समझे आप लोग, तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग घर में सीढ़ी से नीचे उतर के जा रहे हैं, ऊपर छत पर है और दरवाजा पास जा रहे हैं आपको नीचे, तो सीढ़ी से उतर कर जाए, तो ये आपका एक्चुअल पाथ डिस्टेंस को दिखाया। लेकिन आप डायरेक्ट 3 तल्ला पर से नीचे गेट पास कूद गए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया कि डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका सिंबल है एस। वेक्टर में याद रखिएगा, अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाना है। वेक्टर को कभी भी हम लोग जो है ना ऊपर ऐसे एरो साइन को, जो भी क्वांटिटी वेक्टर होता है उसके ऊपर इस एरो से डिनोट कर देते हैं। उसका ऐसा यूनिट भी मीटर ही होता है, और ये 0 हो सकता है। जैसे अगर हम लोग देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर इधर चला और 5 किलोमीटर इधर चला, तो नेट अगर पूछेंगे कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो 10 किलोमीटर आप लोग बोलिएगा डिस्टेंस 10 किलोमीटर। लेकिन अगर वही अगर पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग 0 बोल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये 0 हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला, तो अगर इस डायरेक्शन में वापस आए तो नेगेटिव काम किया तो 0 हो जाएगा, 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर इधर ही चला, 5 किलोमीटर इधर, तो 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो सकता है। देखिए डिस्प्लेस, अब हम लोग यूनिफॉर्म पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो लगता है अब हम लोग को, मुझे लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगा डिस्टेंस, और इतना थ्योरी काफी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलता है, जैसे 5 किलोमीटर चला अगर 1 घंटा में, तो अगला 5 किलोमीटर भी 1 घंटा में चलेगा, तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। समझे आप लोग, उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे कि अगर फिर 5 किलोमीटर चलेगा तो 1 घंटा में ही चलेगा, 1 आवर में, तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अ मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, कोई बॉल है अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे, अगर गिर जाएंगे तो मोशन में है तो मोशन ही में। तो अगर कोई बॉडी, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, कोई मोशन में है बॉडी, तो आप लोग फ्रिक्शन जो है 8 क्लास में पढ़े होंगे। फ्रिक्शन अगर नहीं रहता तो ये ऑब्जेक्ट को अगर मैंने फोर्स दे दिया तो कभी रुकेगा ही नहीं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा से इसको चला दिए तो ये चलता ही रहेगा, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का देखिए ग्राफ ऐसे बनता है, क्यों? क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल है। मान लीजिए यहाँ पे टाइम है 1 घंटा, यहाँ पे 5 किलोमीटर, फिर दूसरा घंटा, फिर 5 किलोमीटर, फिर तीसरा घंटा, फिर 5 किलोमीटर। तो अगर मान लीजिए 1 घंटा में ये ट्रेवल करता है 5 किलोमीटर, इधर डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं किसी भी ग्राफ में, इधर हम लोग डिस्टेंस को और नीचे वाले को मतलब एक्स एक्सिस को टाइम से डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस को डिस्टेंस से डिनोट करते हैं इन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए फिर अगला 5 किलोमीटर जाएगा, ये दूसरा घंटा में अगला 5 किलोमीटर, फिर अगला, तो आप लोग अगर इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जैसे ये देखिए। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो मोशन होता है वो हमेशा उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो आगे हम लोग और देखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे, डिसलेरेशन देखेंगे। तो आइए हम लोग और भी डिटेल में वेलोसिटी और स्पीड ये सब को देखेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखते हैं और डिस्टेंस का एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है। तो डिस्टेंस अगर हमको कोई कहा कि a से b तक हमको जाना है, a से b तक जाना है, तो हम डिस्टेंस क्या बोलेंगे? क्योंकि मैंने बताया था कि डिस्टेंस टोटल पाथ को बोलते हैं। तो पाथ हो गया यहां से यहां तक, तो क्या हो गया? सरकमफेरेंस का आधा है ना, पाई आर, सेमी सर्कल। और वही अगर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था मैंने कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट 2r हो जाएगा। तो ये एग्जांपल रहा। पूरा सर्कल का मान लीजिए निकालना होगा स्पीड, तो स्पीड डिस्टेंस क्या होता है और टाइम मान लीजिए t मान लीजिए, तो v इक्वल टू 2πr/t। क्योंकि पूरा सर्कल में अगर हमको स्पीड निकालना है तो पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr और बाई टाइम t, तो स्पीड निकल जाएगा। अब यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। A body has a uniform motion if it's travel equal distance in equal interval of time। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मोशन ऑफ अ बॉल इन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस में अगर कोई बॉल चलता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस है जो फ्रिक्शनलेस है, तो वहां तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा, हम लोग फ्रिक्शन के चलते ही चलते हैं। तो अगर कोई बॉल हम लोग फेंके तो वो चलता ही जाएगा जितना स्पीड से चलेंगे। जैसे स्पेस में कोई या रॉकेट जाता है, एयरक्राफ्ट जाता है, जो भी लॉन्चर होता है हम लोग भेजते हैं, तो जितना एटमोस्फियर में रहता है स्पेस में जाने के बाद उतना ही रहता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। उसी तरह यहाँ पर भी अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो उतना ही स्पीड रहेगा। तो जितना अगर मान लीजिए हम लोग 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फेंकते हैं, तो वो 2 ही किलोमीटर की पर रफ्तार से चलेगा। तो एक यूनिफॉर्म मोशन बनाएगा कि 2 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। इसका ग्राफ जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कैसे? मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो दो, इधर डिस्टेंस रहता है, इधर टाइम रहता है। वो 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाता है, फिर अगला 4 किलोमीटर फिर 1 घंटा में दूसरा आवर में। तो मान लीजिए पहला 2 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, फिर अगला 2 किलोमीटर फिर 1 घंटा में चलता है। तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो कभी पूछेगा कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, तो हम लोग बोल देंगे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। जैसे 1 घंटा में पहला 2 किलोमीटर चला, फिर अगले घंटे में जो है ना वो 6 किलोमीटर चलेगा, फिर अगले घंटे में जो है वो 30 किलोमीटर चल जाएगा। मतलब डिस्टेंस इक्वल नहीं रहेगा, वहां पे टाइम इक्वल रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका। और ये अपना ग्राफ बनाता है कर्व, क्योंकि मान लीजिए डिस्टेंस अगर अलग है तो हमेशा ये टाइम तो सेम रहेगा 1-1 घंटा का, लेकिन ये ऊपर चलता जाएगा, गैपिंग बढ़ता जाएगा इसका। 2 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर। तो ये कर्व ग्राफ बनाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, कार ऑन क्राउडेड रोड। कभी हम लोग देखते हैं कि कभी भीड़ भाड़ इलाका, क्राउड मतलब भीड़ होता है, तो कभी भीड़ भाड़ में अगर कोई गाड़ी चलाता है तो कहीं पे ब्रेक मारना पड़ता है, कहीं पे कुछ स्पीड चलाना होता है, भीड़ नहीं रहता है। तो वही हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्राउडेड कार, क्योंकि वहां पे स्पीड जो है कभी भी एक समान नहीं चलता है। अब देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड ऑफ अ कार ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब बटा टाइम। बचपन में ही हम लोग बताया, पहले भी मैंने बताया था कि पर यूनिट टाइम मतलब बटा होता है पर यूनिट। तो पर यूनिट टाइम बोल रहा है तो बटा में टाइम आ गया, तो डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड का नोटेशन होता है, रिप्रेजेंट करते हैं v से, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। तो v इक्वल टू d पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है और टाइम का ऐसा यूनिट टाइम t होता है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीडोमीटर देखिए, स्पीडोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो हम लोग का स्पीड बताता है किसी भी इंस्टेंट पर। मान लीजिए हम लोग कोई गाड़ी चला रहा है 14 किलोमीटर पर आवर से, मान लीजिए हम लोग पूछ दिए कि 11 बजे
कितना उसका स्पीड था। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग को स्पीड बताता है ना, उसी को हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। और जो डिस्टेंस हम लोग को बताता है उसको हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीडोमीटर जो होता है हम लोग को स्पीड बताता है और ऑडोमीटर हम लोग को जो है डिस्टेंस बताता है। और ये आपको सारे मेथड्स में नजर आ रही है, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर यहाँ पे आप लोग नोट्स में जरूर लिखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे स्पीडोमीटर जो है हमारा स्पीड दिखाता है, किसी भी रनिंग कार का जो है इंस्टेंट पर वो स्पीड दिखाता है। ऑडोमीटर डिस्टेंस बताता है। हम लोग एवरेज स्पीड स्टार्ट करेंगे। तो एवरेज स्पीड होता क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम कवर्ड दिस डिस्टेंस। मतलब हम लोग स्पीड में क्या पढ़े थे? डिस्टेंस बाय टाइम। किसी चीज का एवरेज क्या होता है? उसका टोटल। तो एवरेज स्पीड में वही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। स्पीड में पढ़े थे डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज हो गया तो एवरेज में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर ये दिया हुआ है, जिसको नहीं पता है तो उसको बार कहते हैं हम लोग। तो वी बार से या ब्रैकेट में वी या वी एवरेज, इसका फॉर्मूला एक और होता है u प्लस वी बाई टू। यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कर सकते हैं या स्पीड कर सकते हैं और वी हो जाएगा फाइनल बाई टू। अब यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो भी डिस्टेंस जो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल किया जाएगा। तो इसका भी याद कीजिए, मैंने डिस्टेंस में बताया था, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इसका भी क्योंकि अगर मान लीजिए 5 सेकंड में ये 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 5 किलोमीटर चल रहा है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। जैसे 5 सेकंड में 5 किलोमीटर गया, फिर 5 सेकंड में 5 किलोमीटर। तो इसको अगर ऐसे ज्वाइन कीजिएगा तो ये देखिएगा कि इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइम का गैप 5-5 सेकंड है, 5-5 सेकंड में 5-5 किलोमीटर जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि स्पीड जो है कांस्टेंट है। स्पीड जो है बदल नहीं रहा है, हर 5 सेकंड में 5 किलोमीटर जा रहा है, हर 5 सेकंड में 5 किलोमीटर जा रहा है। अब हम लोग वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, कहीं भी जहां भी रेट आए ना तो वहां पे बाय टाइम हो जाता है। जैसे यहाँ पे इस डिफिनेशन में देखिए, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैंने टाइम का कहीं जिक्र किया है, लेकिन देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आएगा। देखिए रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, टाइम पर मतलब बटा में टाइम आ जाता है। जहां भी रेट रहेगा ना तो ध्यान रखिएगा कि वहां पे टाइम आ जाता है बटा में। तो उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। आप लोग तो जानते ही है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग v ऊपर एरो से। मैंने बताया था कि कोई भी वेक्टर हो, आप लोग को ऐसे तो क्लास 11 में पढ़ना, लेकिन मैंने बताया था कि कोई भी जो वेक्टर होता है उसको ऊपर एरो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे v एरो में दिए हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे भी v एरो पे दिए हैं और बाय टाइम। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म, यहाँ पे वेलोसिटी छूट गया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी लिख लीजिएगा। बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। क्यों डायरेक्शन वहां पे क्यों किया? पहले पढ़ लेते हैं, उसका बताता हूँ। स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेसिफाइड डायरेक्शन कहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि वेलोसिटी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसके पास डायरेक्शन भी होता है। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाइड डायरेक्शन, क्योंकि बोलेंगे ना कि ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में स्पेसिफाइड डायरेक्शन आया है। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया? इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अब देखिए, हम लोग वेलोसिटी को जो है ना दो तरीके से ही चेंज कर सकते हैं। कैसे? पहला, उसका जो हम लोग है डायरेक्शन चेंज करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी के पास क्या होता है? अगर मान लीजिए वेलोसिटी ले लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक? तो वेलोसिटी को हम लोग दो ही तरीका से चेंज कर सकते हैं। या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिए। अगर हम लोग मान लीजिए मैग्नीट्यूड चेंज करके 5 की जगह हम लोग 6 लिख देते हैं, तो पूरा वेलोसिटी चेंज हो गया। हाँ, हो गया ना कि 5 की जगह 6 आ गया, तो वेलोसिटी ही पूरा चेंज हो गया। बट और एक और तरीका है वेलोसिटी चेंज करने का, अगर उसका हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। मान लीजिए इधर 5 किलोमीटर पर आवर ही रहता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दें
डायरेक्शन वेस्ट में चेंज कर दिए तो वो चेंज हो जाएगा ना। जैसे 5 किलोमीटर इन वेस्ट, पहले ईस्ट था, तो पूरा वेलोसिटी अगर हमको चेंज करना है तो या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे या तो उसका वेलोसिटी चेंज करेंगे। दो ही तरीका से जो है वेलोसिटी चेंज होता है। तो ये सब था कुछ कॉन्सेप्ट्स, और हम लोग आगे देख सकते हैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अभी एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन और भी बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ना है हम लोग को। 9th में पढ़ना ही है, ग्राफ्स पढ़ना है, आपको प्रूफ पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी देन द सम ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग एवरेज स्पीड में क्या पढ़े थे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। ये याद कीजिए, मैंने बताया था प्रीवियस थोड़ा देर पहले ही कि एवरेज स्पीड में क्या होता है, वो v से डिनोट होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे देखिए एक एरो आ गया है, देखें। तो याद रखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ अ बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। किसी भी बॉडी का जो है ना मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसके स्पीड का और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज मूविंग इक्वल। इक्वल तभी होगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तभी इक्वल होगा जब बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में जो होता है डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी पढ़े हैं आप लोग कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लेकिन स्पीड में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, अगर डायरेक्शन हल्का चेंज कर लेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन होता नहीं है। अगर मान लीजिए ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलेगा तो कुछ का फर्क भी होगा नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क होगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगा, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, अगर सेम मैग्नीट्यूड से भी चल रहा है तो। और एवरेज स्पीड कैन बी जीरो बट एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो। यहाँ पे अच्छा हाँ, कैन बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। याद कीजिए, मैंने बताया था कि स्पीड जो होगा जीरो हो सकता है लेकिन वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एवरेज स्पीड, यहाँ पे एवरेज ले लिए हैं तो एवरेज स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव जा सकता है, समझ गया। लेकिन अगर यहाँ पहले वाले पॉइंट पे देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा ना तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी जो है ना इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा। तो यहाँ तक अपना लेक्चर और एग्जांपल दे देते हैं आपको कि एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो और कैन नहीं होगा। मान लीजिए अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है 5 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से फिर 5 किलोमीटर चला और फिर यहाँ से आ गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर मान लीजिए ए से बी गया, फिर बी से सी गया, ठीक है, फिर सी से वापस डी आ गया, फिर डी से वापस है, मतलब वापस आ गया। तो इसके एवरेज स्पीड हम लोग क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड अगर कोई पूछेगा ना तो हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड टोटल 20, 5 + 5 + 5 + 5 टोटल 20 हो गया। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ देगा ना, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पर बात लीजिए क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पे जीरो देंगे। क्यों? क्योंकि ये +5, ये +5, लेकिन ये उल्टा आ गया तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड ले लीजिए, किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो है जीरो हो गया, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं हुआ, वो टोटल सम हो गया। तो यहीं पे ये डिफाइन कर दिया। तो यहाँ तक हम लोग अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में मैं एक्सेलरेशन से स्टार्ट करूंगा और आगे कंटिन्यू करूंगा। तो ठीक है, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू।